बेटा हम लोग आजकल फ्रिक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं और हर दिन एक क्लास में हम फ्रिक्शन की किसी एक प्रॉपर्टी के बारे में सीखते हैं और उसके क्वेश्चंस करते हैं। आज हम लोग टाइप ऑफ फ्रिक्शंस देखेंगे। फ्रिक्शन दो तरीके के होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो चलो स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में समझते हैं कि ये क्या होता है। अब ये एक हैवी ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाऊं तो मेरे फोर्स को मैं पहले बहुत हल्का रखती हूँ और धीरे धीरे मैं अपने फोर्स को बढ़ा रही हूँ। तुम देखो कि अभी तक ये ब्लॉक चला नहीं है क्योंकि इस ब्लॉक और इस फ्लोर के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स है। जैसे जैसे मैं अपना फोर्स इंक्रीज कर रही हूँ वैसे वैसे इन दोनों के बीच का फ्रिक्शनल फोर्स भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर मैं अपने फोर्स को बढ़ाती जाऊं तो एक टाइम के बाद ये ब्लॉक चलने लगता है क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू म्यू एन है और उससे ज़्यादा वो बढ़ नहीं सकता। तो अगर मेरा अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा हो जाए तो ये ब्लॉक मूव करने लगेगा। अब जब ये ब्लॉक मूव करने के लिए रेडी हो रहा है, मैंने अपना अप्लाइड फोर्स बढ़ाया, फ्रिक्शनल फोर्स भी इंक्रीज करता रहा और जब फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम वैल्यू म्यू एन पर पहुंच गया और म्यू एन ने मेरे फोर्स को जस्ट बैलेंस कर रखा है, अगर मैं अपना फोर्स स्लाइटली इंक्रीज करूं तो ये चलने लगता है। पर इस चलने वाली सिचुएशन से ठीक पहले की सिचुएशन, जब इस ब्लॉक और फ्लोर के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू म्यू एन पर है और उसने मेरे फोर्स को बैलेंस कर रखा है, जिसकी वजह से ये ब्लॉक रेडी टू मूव है। इट जस्ट गोइंग टू slide over the floor, but it is not sliding at this time. It is just balanced. इस समय इस ब्लॉक और इस फ्लोर के बीच फ्रिक्शनल फोर्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर है। ब्लॉक रेस्ट पर है, फ्रिक्शनल फोर्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर है और अप्लाइड फोर्स के स्लाइट इंक्रीज से चलने को बस रेडी है। इस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स को, जबकि ब्लॉक रेस्ट पर तो है बट इट इज रेडी टू बिगिन इट्स स्लाइड मोशन, दिस वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। एंड frictional force between the block and the floor, when the block is at rest with respect to floor, block is not sliding over the floor, the frictional force is called static friction. So static friction is friction between the two surfaces when they are not having relative motion, when one surface is not sliding over the other but it has tendency to slide, then frictional force between the two surfaces is called static friction. और static friction की जो maximum value है उसे हम कहते हैं limiting friction. अब ये force अगर मैंने static friction limiting friction से बढ़ा दिया तो मेरे applied force के इस value पर ये चलने लगेगा। तो क्या चलते हुए ब्लॉक और फ्लोर के बीच फ्रिक्शनल फोर्स नहीं रह जाता? ऐसा नहीं है। फ्रिक्शनल फोर्स मूविंग ब्लॉक और फ्लोर के बीच अभी भी है, लेकिन अब जो फ्रिक्शनल फोर्स है उससे हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। दैट मीन्स व्हेन द टू सरफेसेस आर स्लाइडिंग ओवर ईच अदर, देन फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टू सरफेसेस इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन में एक रिलेशन है कि स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है। तो अब इस पॉइंट को हम लोग थोड़ा सा टेक्निकली ठीक लैंग्वेज में समझ लें। सो दीज डेफिनेशंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। द फर्स्ट डेफिनेशन इज डेफिनेशन ऑफ a static friction. Friction between two surfaces when they are at rest with respect to each other is called static friction.
Then maximum value of static friction between two surfaces when the surfaces are not slipping over each other but they are just ready to start their sliding motion is called limiting friction. Now static friction or friction is directly proportional to normal reaction force. We know this point already. So frictional force is equal to a constant mu s into n, where mu s is called coefficient of static friction. So coefficient of static friction can be defined as ratio of force of friction to the normal reaction force. ठीक, तो note down all the definitions and learn them properly. So actually what happens when an object is acted by a force, an object is having tendency to slip over the other surface, then as applied force increases, accordingly the frictional force increases. But when frictional force reaches to its maximum value, that is mu Sn, static friction, limiting friction, then further if the applied force is increased, body starts moving. At that moment, the frictional force slightly decreases. When the two surfaces start slipping over each other, frictional force slightly decreases and then settles down at a constant value, and for the rest of the journey frictional force between the two surfaces which are sliding over each other is equal to the sliding frictional force or the kinetic frictional force. So kinetic frictional force is less than static frictional force. क्लियर हो रही है ये बात? ये जो ग्राफ है इसको हम ध्यान से समझकर और अपने दिमाग में बिठाएंगे कि ये काइनेटिक फ्रिक्शन है जिसकी वैल्यू होती है म्यू के टाइम्स एन. काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के इज म्यू के टाइम्स एन, वेयर म्यू के इज कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. So obviously coefficient of kinetic friction is less than coefficient of static friction. So there are two types of frictional forces, static and kinetic. Static friction when the two surfaces are having tendency to move over each other but they are not moving, actually they are at rest. Then frictional force between the two surfaces is static friction, and when the two surfaces start slipping over each other, then frictional force between the two surfaces is kinetic friction. And actually kinetic friction is also of two types, sliding friction and rolling friction. Rolling friction is much less than sliding friction. That is why it is easy to roll a body over wheels than to slide it over the other surface. और ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि असाइनमेंट में मैंने चेक करते समय देखा कि कुछ बच्चों ने एरिया ऑफ कांटेक्ट को भी वन ऑफ द फैक्टर्स बताया है विच अफेक्ट्स द फ्रिक्शनल फोर्स. सो लर्न दीज टू पॉइंट्स केयरफुली, दैट फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टू सॉलिड surfaces does not depend upon area of contact, and if the surfaces are sliding over each other, then frictional force does not depend upon the relative velocity of one surface over other. वो कितनी रफ्तार से एक दूसरे पे स्लिप कर रही हैं इसका असर फ्रिक्शनल फोर्स पर नहीं पड़ता है, और कितना बड़ा एरिया फ्रिक्शनल फोर्स सरफेस का दूसरी सरफेस के कांटेक्ट में है, फ्रिक्शनल फोर्स इस पर भी डिपेंड नहीं करता. फ्रिक्शनल फोर्स केवल दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है जो हम पहले पढ़कर आ रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और रफनेस या नेचर ऑफ द सरफेसेस. तो ये फ्रिक्शनल फोर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस थी जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछी जाती हैं, जैसे कि लिमिटिंग फ्रिक्शन. तो इन पॉइंट्स को
लर्न करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स जिनमें फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन एक ही क्वेश्चन में अलग अलग होती है, पॉसिबल होती है।